गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ अश्विन एल चौहान। मेरा नाम अश्विन एल चौहान है। मैं कर्नाटका के बीदर ज़िले का निवासी हूँ। मेरा मकसद है कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए या घर में बैठ के जिसको पढ़ना है और यूपीएससी की तैयारी करना है, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि मैं बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं जिनको अपना ड्रीम उनको याद रखना है, आगे बढ़ना है, घर में बैठ के पढ़ाई कैसे करना है। तो आज चलो हम चलते हैं। आज ऐसे टॉपिक लेके आए हैं। आज यूपीएससी की तैयारी करें और सिलेबस। अभी जो पहले मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बोला था कि यूपीएससी करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। कैसा त्याग? अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं जिसको आप एंजॉयमेंट का टूल बना लेते हो, तो उसको हम छोड़ना पड़ेगा, ताकि हम कुछ ऐसे मुकाम को हासिल कर सके जहाँ सबके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे यूपीएससी के अंदर 3 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले यूपीएससी सिविल सर्वेंट के लिए, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। उसका सिलेबस क्या है उसके पर हम बात करेंगे। यूपीएससी के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं जो हर कैंडिडेट्स को क्लियर करने होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स मेन क्लियर करोगे तो मेंस में आओगे, और मेंस क्लियर करोगे तो इंटरव्यू में आओगे। अगर किसी तीनों स्टेजेस के अंदर अगर एक स्टेज के अंदर भी आप लोग फेल हो गए तो रिटर्न बैक टू पवेलियन। हर साल ये एग्ज़ाम मई महीने में होता है प्रीलिम्स, उसके 3 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में मेंस होता है, और जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होता है, जो हर कैंडिडेट्स को लिखना पड़ता है। सिविल सर्विस का मतलब ही है कि अपनी लाइफ है ना पूरी सिविल सर्विसेस के लिए या सिविल लोगों के लिए त्याग करना है। इसलिए मैंने पहले बोला था आपको त्याग करना है। अभी लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास क्या रहा तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, एलिजिबल है। फर्स्ट, आपके पास एक बेसिक डिग्री रहनी चाहिए, जो भी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, एमबीबीएस की हो या इंजीनियरिंग, कौन सी भी एक डिग्री चाहिए। यस, इतना। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी, आप इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। नेपाल के कुछ लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पशंस है, तो वो लोगों को छोड़ के दिस इज़ आई एम टेलिंग अबाउट द जनरल पीपल हु लिव्स इन इंडिया, सिटीजन। और उसके बाद हर साल 10 से 15 लाख लोग के एग्ज़ाम को लिखते हैं और पास होते सिर्फ 1200। तो एक सीट के लिए लगभग 10,000 से लेकर 15,000 लोग एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और उस सीट के अंदर आप भी हो सकते हैं। मगर आप किसी भी जो सिविल सर्विसेज में पास हो गए उनको आप पूछिए कि आपका सक्सेस का राज क्या है, तो वो लोग हैं ना अंदर की बात नहीं बताते। ये सबको पता है, उनको पता है कि नहीं अगर मेरे लेवल तक आ गया तो अच्छा नहीं रहेगा, इसको वहीं पे रहने दो, गॉट इट। तो ऐसे सोच के भी कुछ लोग हैं, नॉट ऑल, कुछ है कि अगर मैं बढ़ गया हूँ तो दूसरे भी बढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसी सोच वाली नहीं है। तो उनके लिए मैं ये चैनल, जो अपना यूट्यूब का चैनल है, खोल के उनको एक डायरेक्शन या गाइडेंस देने के लिए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मुझको फॉलो करेंगे 100% मैं उनके साथ रहूँगा। हमको पैसे नहीं चाहिए भाई, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और जो हम बोलते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस बनिए। जैसी गलती हम लोग कर चुके आप लोग मत कीजिए।
I am also UPSC aspirants preparing for UPSC since 8 year, but due to this problem, that problem, family problem, of a job problem, everything we are faced, सब लोग फेस कर रहे हैं, उसके अंदर मैं भी एक हूँ. सो आई डिसाइडेड दैट जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो, इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ ताकि वो मेरे ड्रीम को अचीव कर सके आपके ज़रिए. ठीक है. तो फ्रेंड्स, उसके बाद SC/ST वालों के लिए 37 ईयर्स का एज का लिमिट बढ़ाया है. 35-37 बोल तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं. जो खुश होता है वो कभी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं होता है. जो मेहनत करता है वही सफल होता है. जो भी टॉपर्स क्या बोलते हो, सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, परसिवरेंस. कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी, एक टाइम टेबल के मुताबिक आपको पढ़ना है. सिस्टमेटिकली अपना डे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक उसको प्लान करके पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली. ठीक है. उसके बाद डेडिकेटेड, डेली अपने ड्रीम को कुछ बनने के लिए प्रोत्साहित करना है अपने आप को, और उस तरफ डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ना है. बूंद बूंद से सागर होता है, एक ही बार सागर नहीं आता है. ये तो आपको सबको पता ही है. यस, ओके. और तीसरी बात, परसिवरेंस, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. जैसे 12th फेल का अभी मूवी आया है, उसके अंदर देखिए कैसे एक मज़दूर का बेटा कितनी मुसीबतों के बाद, जो भी IPS है, मनोज IPS, उनके ऊपर ये 12th फेल की मूवी बनी हुई है. उसको आप देखना चाहिए. सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को उसको देखना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए. वैसा जुनून चाहिए, वैसा पागलपन चाहिए, वैसा हद चाहिए. मगर फ्रेंड्स, मैं आपको कौन से भी कॉस्टली किताब लेने के लिए नहीं बोलूँगा. आपको क्या करना है, जनरल स्टडीज़ के कौन से भी सब्जेक्ट के, कौन से भी ऑथर के बेस्ट क्वालिटी की किताब लेना है बस. उसके बाद लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस हो गया. तो उसके बाद न्यूज़पेपर को आपको एक सब्सक्राइब करना. एक ही न्यूज़पेपर बहुत सारे बर्डन में लेने ला, कितना लोगे, इंसान है, इतना तो नहीं पढ़ सकते हैं. तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप. और उसके बाद CSAT के अंदर भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिस का एक किताब लेना है विथ, उसके अंदर मैं बोलूँगा मैं कमिंग वीडियोस में. तो अभी हम जस्ट आज से सिलेबस क्या है, कैसे उसको अप्रोच करना है, तो अभी आई जस्ट गिविंग द टिप, कहाँ से चालू करना है, कहाँ जाना है. ओके. और दूसरी बात, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आप कोचिंग सेंटर के अंदर भी जाते हो, वो लोग को क्या करते हैं, क्लासेस लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं, रिटन टेस्ट भी लेते हैं, ताकि आपको पुश करें. मगर क्या कोचिंग को जाने वाले सभी लोग पास होते हैं? 2000, 5,000, 10,000 लोगों के अंदर सिर्फ 5 या 10 लोग पास होते हैं. और आपने देखा है 1200 लोगों के अंदर कितने लोग सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई करके पास हो गए, मैक्सिमम वही है. और उसके बाद NCERT. ओके. इसका मतलब ये नहीं क्या है सभी पढ़ना है NCERT. जिसका बेसिस क्लियर नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता है, जिसका जनरल नॉलेज वीक है, ओके, वो लोग को NCERT फॉलो करना है. NCERT टेक्स्ट बुक्स, ओके, CSAT बुक्स जो खाली CSAT के लिए, एंड आफ्टर दैट ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सिर्फ इतना, सिर्फ 4, ओनली 4 स्टेप्स. इसको फॉलो करो. टाइम टेबल कैसा बनाना है, सुबह उठते हो, ओके, रेडी हो जाते हो, रेडी होते बैठ जाते हो. तो अपना टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप लोग घर में बैठ के पढ़ते हो, कुछ लोग रूम में बैठ के पढ़ते हैं. आपको जो टाइम सूट लगे, जब पर हम कहते हैं कि सुबह के 2-3 घंटे उठ के पढ़ने से अच्छा रहता है, फ्रेश माइंड होता है. फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लो, 2-3 वर्क काम करके, फिर रेस्ट करके फिर उठ के पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, फिर पढ़ना है. बेस्ट टाइम सुबह होगा या रात को 9 बजे के बाद, 9 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक. इस समय में बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता. एंड आई गारंटी, एक टाइम को आप बैठ के अकेले पढ़ने की प्रैक्टिस डालो.
बहुत मज़ा आएगा। ओके, एक बार ट्राई करके देखो, मगर इसके अंदर आपको मोटिवेटेड होना है फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी में ऐसे घुस जाना नहीं है, तो हमको एक बैकअप प्लान भी रखना है। यस, एंड व्हाट इज़ दैट बैकअप प्लान? आपका साइड बाय साइड अदर कोर्स, सिर्फ और लगा देना है, जाके एग्जाम लिखना है, पास होना है। बीए कंप्लीट हो, एमए के लिए अप्लाई करो, बीएससी हो, एमएससी के लिए अप्लाई करो, बीकॉम हो, एमकॉम के लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो बैकअप रखना है, क्योंकि अब 2-3 साल 4-5 साल तैयारी करते हो, उसके बाद क्या होता है, उम्र चली जाती है, फिर बाद में आपका डिग्री वहीं पे पड़ी रहती है। तो बैकअप प्लान शुड बी देयर ऑलवेज। प्लान ए अगर यूपीएससी है तो प्लान बी योर बैकअप पर्सनल प्लान। यस, सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको प्रीलिम्स के लिए सिलेबस क्या है और उसके अंदर हमको तैयारी कैसे करना है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ, आप सुनिए। प्रीलिम्स के अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, 200 मार्क्स ईच पेपर। तो एक पेपर 200 मार्क का होता है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 2 आल्सो 200 मार्क्स 2 आवर। तो आपको दिन के अंदर, जो मई महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन फरवरी में होगा। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी के अंदर 2 स्टेज है। पहला स्टेज को मैं पढ़ने जाऊँ। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर। जनरल स्टडीज़ मतलब जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर। ओके, कुछ लोग इसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट एप्टीट्यूड, इट्स अ जनरल एप्टीट्यूड बेसिक पेपर, जो हम 10th से लेकर पीयूसी डिग्री तक जहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं, ये वही है, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है। बट दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, आपका थिंकिंग लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के बेसिस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। यस फ्रेंड्स, तो अभी लेट्स सी क्या क्या पूछ रहे हैं। पेपर 1 के अंदर करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो अभी आज के समय में हमारे देश में नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ये करेंट अफेयर्स हो गया। ओके, करेंट अफेयर्स एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर क्या हुआ, वुमेन बिल रिजर्वेशन हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, और उसको पास नहीं हुआ। अभी देर आर रैली गोइंग ऑन इन बिटवीन द स्टेट। यस, देन पॉपुलेशन सेंसस इज गोइंग ऑन इन इंडिया, राइट। इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, ऑयल प्रॉब्लम, राइट। सो ऐसे इश्यूज़, ये इश्यूज़ आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूज़पेपर के अंदर। एक ही न्यूज़पेपर करो, द हिंदू करो, कुछ लोग एक्सप्रेस भी यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स यूज़ करते हैं, कौन सा भी, सिर्फ एक ही को फॉलो करना है, 10-10 फॉलो करके दिमाग ख़राब नहीं करना है। यस फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे सुनते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट, फुल्ली कंफ्यूज्ड। जब मैंने तैयारी की थी यूपीएससी की, तो इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर इतने कंफ्यूज हो जाए, उसको पढ़ने में हमारी पूरी एनर्जी चली जाती है। एनर्जी को बचा के रखना है, एकदम एग्जॉस्ट नहीं कर देना है। तो हिस्ट्री के अंदर कैसा अप्रोच करना है, फर्स्ट गो टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये कौन सा है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके अंदर के ही आएंगे, मेंस में और प्रीलिम्स में, मगर करेंट अफेयर बेस्ड, उसको टच में रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 1747 टू 1947, 200 साल का जो टाइम पीरियड है, ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है, तो इसको पढ़ना है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया के अंदर पूरा नहीं पढ़ना है, वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कल्चरल इवेंट्स, ठीक है, एंशिएंट नॉलेज, व्हाट आर दे यूज टू डू, वो लोग क्या करते थे, कैसे सोचते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, कल्चर कैसा था। ठीक है, और मीडिवल के अंदर उतना दिमाग ख़राब नहीं करना है, पढ़ना है तो पढ़ो, देन यू कैन ऑल्सो स्किप दैट। दिस इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग। ईजी वे में जाओ, इतना प्रेशर लेके प्रेशर कुकर नहीं बनना है हमको। ठीक है, अगर आपके पास समय रहता है देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दैट। मगर
स्पेशली फॉर एंशियंट एंड मिडिवल NCERT, इसको आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन क्लियर। और 1947 के बाद 2026 तक एक कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री है, इसको भी पढ़ना है, इसको भूलना नहीं है। क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कौन से सरकार थे, फायर प्लान्स कैसे हुए, ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर दिस। कांग्रेस गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, all those things you have to take care. Next, India and the world geography, physical, socio-economic geography of India and the world. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इंडिया के रिलेटेड ही पढ़ो। इस ज्योग्राफी जैसा आ जाता है आपके दिमाग के अंदर हार्मोन्स इधर से उधर चलने लगते हैं, कौन सा माउंटेन किधर है, कौन सी हवा चल रही है, तो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो। हाँ फ्रेंड्स, वो कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की वजह से वीडियो हैज़ बीन लॉस्ट, सो एनीवेज आई एम कंटिन्यूइंग टू दैट। ज्योग्राफी के अंदर स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, जो नॉर्थ इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, तो उसको ध्यान में रखना है। ओके, एंड आफ्टर दैट और क्या करना है हमको, उसको छोड़ के फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको समझे बारिश कैसे होती है, क्लाउड्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं, राइट। और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट क्लाइमेट्स, कॉन्टिनेंट्स कैसे है। ओके, सेलेक्टेड कॉन्टिनेंट्स को पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है कि खाली इसमें घुसे रहना है पूरे साल, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमको है ना ऐसा काम करना है जैसे, और जब आप पढ़ाई करते हो साइड में साइड नोट्स भी बना लें, शॉर्ट नोट्स, अपना नोट्स जो आपको समझ में आता है उसको छोड़ के दूसरा नहीं बनाना है। यस। और दूसरी बात, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सिलेबस के अंदर, प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अंदर जो दिया गया है बुलेट पॉइंट्स है, मगर आप उसको समझना है। जब तक आप ये एग्ज़ाम को, सिलेबस को नहीं समझोगे, देन यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, व्हाट इज़ पॉलिटी, हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। और उसको द इंडियन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड गवर्नेंस, देश के अंदर कानून कैसे है, उसको कानून कैसे चलाता है, सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स है, तो ये पूरे चीज़, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ऑल दोस थिंग्स सब आ जाएंगे। और पॉलिटी, हाउ दिस पॉलिसीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड बाय द सिविल सर्वेंट्स, आप लोगों को ही करना है। तो जब तक आप सिस्टम नहीं चलोगे, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स डिफरेंट, ठीक है। पॉलिटिक्स इज मेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द इश्यूज एंड पॉलिटी इज converting that issues and solving the and framing the policies to tackle with that issues, right। उसके बाद इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे सुनिए, इकोनॉमी के अंदर आपको जनरल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। आफ्टर दिस, ओके, इसके बाद सोशल डेवलपमेंट, अभी जो गवर्नमेंट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कीम्स है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स है, राइट। और ये स्कीम्स के अंदर किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, लोअर बैकवर्ड क्लासेस, मिडिल क्लास, अपर क्लास, किसके लिए कानून बनाना है। और इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा, इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन 3 पिलर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, 4th सेक्टर इज ह्यूमन सेक्टर। तो ये ह्यूमन सेक्टर को इंक्लूड कैसे करे, जो भी पॉलिसीज़ बना रहा है सरकार उसको कैसे फॉलो करे, कैसे बजट बनाए, कैसे रेवेन्यू निकाले, कैसे एक्सपेंडिचर करे। सो दिस कम्स अंडर इकोनॉमी, तो आप इसको समझना है, ओके। एंड आफ्टर दैट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, ecology, biodiversity and climate change that do not require the subject specialization। तो ये environmental
साइंस हो गया। ओके, एनवायरमेंटल साइंस आपको जैसे ज्योग्राफी पढ़ते रहोगे उसके अंदर आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको ज्योग्राफी क्लियर होगा तो एनवायरमेंट इज़ ऑलमोस्ट डन, देयर इज नो लुक एट। बस आपको उसको ध्यान में रखना है कि कैसे लिंक्स करना है। एंड लास्ट वन इज जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। अभी मैंने प्रीलिम्स के सिलेबस को मैंने पढ़ के बताया कि ये फर्स्ट पेपर है। इसके अंदर 200 मार्क के अंदर आपको कितना मार्क्स लोग इतने पास हो गए? 100 मार्क्स, ओनली 100, मतलब 50%। 50% का टारगेट रख के तैयारी करना है। कौन सा वाला? जनरल स्टडी का पेपर 1, क्योंकि इसी के अंदर आपको पास होना है। पेपर 2 तो CSAT है। CSAT के अंदर आप लोगों को क्वालिफाइंग जस्ट अगर आप 25 क्वेश्चन को भी टिक कर देते हैं 80 क्वेश्चंस के अंदर तो भी आप क्लियर कर लोगे। 33% है उसके अंदर ऑलमोस्ट। बट दिस पेपर नीडेड 50% ऑफ द मार्क्स। लास्ट ईयर का कट ऑफ 80 to 90, कभी 92, कभी 80 से 100 के बीच पे रहता है, 100 के ऊपर तो नहीं जाता है। और इसके अंदर आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? आप जब पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद उसको आपको उसके क्वेश्चन चैप्टर जो होते हैं उसके पीछे के जो भी सीरीज़ होते हैं, क्वेश्चन सीरीज, वो सॉल्व करना है। एलिमिनेशन टेक्निक आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप पूरा बैठ के इसको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो आप एलिमिनेशन कैसा कर पाओगे आंसर को? यस। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स के अंदर आप जो तैयारी करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इसके प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। ये तैयारी हम कर रहे हैं मेंस के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए। और हमारा अल्टीमेट एम टू गो टू द इंटरव्यू एंड टू गेट सेलेक्टेड इनटू द एग्ज़ाम, UPSC क्लियर करना है। तो आपको है ना प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं, ओके, मेंस ओरिएंटेड बेसिस पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो मेंस के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? NCERT, जनरल स्टडी के बुक्स, ओके, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, CSAT के बुक्स, सिर्फ 4, और एक क्वेश्चन पेपर 5, ओके, एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो, सॉरी नॉट क्वेश्चन पेपर, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर उसके बाद जनरल स्टडीज़, NCERTs एंड क्वेश्चन पेपर्स। तो ये 4 को आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ इसको ही फॉलो करो। आप कुछ कौन से भी कोचिंग सेंटर को जाने की ज़रूरत नहीं है। आई गारंटी आप घर में बैठ के पढ़ के भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपके पास तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे चैनल्स है। मैं अभी तो किसी के लिए आई एम नॉट एडवाइजिंग फॉर एनीवन। मुझे ये करना है कि आपको फर्स्ट पढ़ना है। जब पढ़ोगे क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन आएगा आप डाउट करोगे, फिर उसके बाद आपको किताब के ऊपर भरोसा आएगा। जब तक आप पूरा प्रोसेस को एक बार पढ़ के ख़त्म नहीं कर दोगे, कहाँ से स्टार्ट करना है? चलो अब जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने। ये 7 महीने के अंदर है ना आपका जनरल स्टडीज़ जो भी सब्जेक्ट्स है, ओके, इसको एक बार पढ़ के क्लियर कर देना है। ये टारगेट रखना है। दिसंबर से प्रीलिम्स की तैयारी करना है। 4 महीने रह जाएंगे, तो 4 महीने के अंदर आप पढ़ के, क्योंकि आप पूरा जनरल स्टडीज़ का कवर कर लेते हो, 50 to 70% ऑफ द करेंट अफेयर्स आपका जब क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस करते हो CSAT की भी, तो CSAT के लिए आप दिसंबर तक नहीं करना है। 4 महीने रहेंगे, बहुत टाइम मिलेगा। डेली 2 घंटे भी करोगे तो क्लियर कर लोगे। मेन है जनरल स्टडीज़। अगर आपका जनरल स्टडीज़ के ऊपर ग्रिप आ गया, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और फ्रेंड्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। बहुत सारे वीडियोस देखते हो मोटिवेशन के, कोई आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता, ओके, प्रॉपर गाइड नहीं करता है, सो डोंट फॉलो दोज चैनल्स। और मैं आपके तत्पर हमेशा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो लोग भी सपोर्ट ले सकें। फोर्ट में पैसे ही डाल रहे हो इधर उधर लेके जाके, कोचिंग सेंटर में डाल रहे हो, किताब लाते हो, एक जगह बैठ, हमको एक रूम चाहिए,
सोर्सेस चाहिए, बैठ के पढ़ना है, बस दूसरा कुछ नहीं है। इतना करो फ्रेंड्स, तो कल के दिन आप लोग बहुत ऊंचाई पर जाओगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग अपने लाइफ में खुश रहो और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो। आपको बढ़ना है और देश को लेके आके बढ़ना है। ऐसा नहीं कि कल के दिन आप पढ़ के सिविल सर्वेंट बन जाओगे और पॉलिटिशियन की गुलामगिरी करोगे, नहीं। हमको सोसाइटी के लिए काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है। यस, सो फ्रेंड्स, तो ऐसा करो, ऐसा काम करो कि दुनिया है ना आपको सलाम करे, दुनिया आपको सलाम करे, आपको फॉलो करे। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं विदा लेता हूँ। कुछ तो अगर बोलने में त्रुटि हो गई तो क्षमा करें और काइंडली अपने व्यूज़ कमेंट्स डालिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स बताइए, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पूरा प्रिपरेशन सही तरह से चले। थैंक यू। जय हिंद।